लगातार मैं अभी हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ा रहा था, लेकिन पिछला लेक्चर जो मैंने लिया था वो कुछ करंट अफेयर्स से था, वो ब्लैक फंगस मैंने पढ़ाया था उसमें। और जो आज का टॉपिक है वो भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। मैं करंट अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ आपको बेसिकली आज। और जो टॉपिक है आपका वो बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी हाल में वो घटना घटी है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक का बटन दबाते रहिएगा और मेरे चैनल को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। सब बच्चों को शेयर करो वीडियो, ये बहुत जरूरी है। और ये आपके लिए भी जरूरी है कि जितने आपके शेयर्स आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे और जितने मेरी वीडियो को आप फैलाएंगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी ज्यादा वीडियोस बना पाऊंगा। नहीं तो मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ज्यादा नहीं मिल पाता, तो फिर मैं वीडियो बनाना भी बंद कर दूंगा। तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, आपकी शिक्षा के लिए सही नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस लगातार आप मिलती रहे आपको, और मैं वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस अगर देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और सब लोगों को बताइए कि मनोज सर की वीडियो है और उन्हें कहिए कि देखिए। कोई बात नहीं है अगर वे किसी शिक्षा क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं और वे एज ए बेसिकली लाइफ जी रहे हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ होती है, कहीं जॉब पे है, वे फिर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक नॉलेज होती है, वो आपको एक्वायर करनी है। देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ, एक टॉपिक बड़ा फेमस टॉपिक है, उसका नाम है G7। देखिए G7 क्या है और ये अभी हाल में क्यों खबरों में रहा है, न्यूज़पेपर में क्यों ज्यादा छा रहा, और इसमें क्या क्या घटनाएं घटी हैं और क्या क्या इस पे बात हुई है, हम इस पे बात करने वाले हैं। देखिए आपका हमने सुना होगा, जितने भी कंट्रीज हैं दरअसल वे कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन बना के रखते हैं, वे एक संगठन बना के रखते हैं। इस तरह जो G7 है और आपका G20 भी है, आपने सुना होगा, G5 भी है, बहुत सारे जो ग्रुप हैं वे हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो G7 की बात कर रहा हूं मैं, G7, इसे ग्रुप 7 कहा जाता है। ग्रुप 7, ठीक है ना, 7 कंट्रीज। यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये आज हमारा टॉपिक जो है वो G7 से रिलेटेड है। और G7 जो मैं बता रहा हूँ वो G7 क्या है, यानी कि G इंडिकेट कर रहा है ग्रुप, एक समूह को इंडिकेट कर रहा है, और 7 क्या कर रहा है, 7 7 देशों के समूह को बता रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड द G7। अब ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी है पहले ये देख लेते हैं। तो 7 कंट्रीज सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पूरी तरह विकसित कंट्रीज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित कंट्रीज हैं, और इनमें कौन कौन से देश आते हैं उनमें बात करते हैं। तो यहाँ पे जो 7 कंट्रीज है उनके नाम बताता हूँ मैं। उसका जो फंडा है वो है कार BFG, कार BFG, ये फंडा आपको यहाँ पे 2 है, आप ये समझ लीजिएगा। तो कार BFG से आपके काउंट करेंगे तो लगभग कितनी कंट्रीज, 8 कंट्रीज आएंगी। कैसे आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज है। आप कहोगे सर आप तो G7 पढ़ा रहे हैं, G8 कहां से आ गया, इनकी 8वीं कंट्री कहां से आ गई। देखिए इसके भी एक कहानी है, मैं इन पे बताऊंगा कि क्या कहानी है इसकी। तो पहले आप कह लेते हैं कि G7 में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, G7 की जो ग्रुप 7 की जो 7 डेवलप्ड कंट्रीज है, कौन कौन सी है पहले उसे देख लेते हैं। और ये अभी हाल में न्यूज़पेपर में क्यों रहा है, इसकी क्या विशेषता रही है, हम इस पे बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, पहले बात करते हैं। तो सी इंडिकेट क्या कर रहा है, तो सी इंडिकेट कर रहा है कनाडा को। तो जो सी है वो इंडिकेट कनाडा करता है, तो यानी कि कनाडा ग्रुप 7 की कंट्री में शामिल है, बिल्कुल ग्रुप 7 कंट्री में शामिल है। ए से क्या दिखाता है, तो ए से अमेरिका दिखाता है, ए से अमेरिका हो गया, ठीक है। उसके बाद आ से रूस, ये रूस हो गया। बी से ब्रिटेन हो गया, और एफ से फ्रांस हो गया। उसके बाद जी पे 2 है, यानी कि आपका जर्मनी है और प्लस इटली है, आप जर्मनी प्लस जापान है आपका। और यहां पे मैं बात करूं आई से करके इटली की बात कर रहा हूं मैं, इटली की। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कितनी कंट्री होगी, यानी कार BFG पे बात कर रहा था। तो सी इंडिकेट क्या कर रहा है, कनाडा इंडिकेट कर रहा है। ए क्या कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। आर क्या कर रहा है, रूस कर रहा है। और बी से ब्रिटेन है, एफ से फ्रांस है, और जी से जर्मनी है, जैसे जापान है, और आई से इटली भी है। तो कुल मिला के कार BFG में जो है ये कहीं ना कहीं 8 कंट्रीज का ग्रुप था, लेकिन बाद में इसके साथ 7 कंट्रीज रह जाती है। अब 7 कंट्रीज है, तो क्यों ऐसा रहा है कि कौन सा देश इसमें से निकल गया, क्या उसकी वजह नहीं बताता हूं मैं आपको। देखिए दरअसल कहानी जो है बहुत पीछे की है। ये मान लीजिए कि 1997 में जो है, और ये G7 ही कंट्री थी, लेकिन 1997 में एक कंट्री और जुड़ गई थी, उसका नाम था रूस। यानी कुल मिला के यहाँ पे एक कंट्री और जुड़ गई, तो कितना हुआ, G8 हो गई थी। और 1997 में
97 में रूस जो है G7 से G8 क्रिएट हो गया था, ऐसा माना जाता है ग्रुप, क्योंकि 1997 रूस जब इसके साथ जुड़ गया था तो उसके जुड़ने के साथ ये G8 कंट्रीज बन गया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो 8 कंट्री है, जो G8 कंट्री है, उनमें सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री जोड़ी गई थी, तो उसका नाम है रूस। सबसे लास्ट में रूस जोड़ा गया था और ये 1997 जुड़ा गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि सबसे लास्ट में जुड़ा और सबसे पहले G8 से निकल गया था, वो भी रूस निकल गया था। तो कहीं ना कहीं इसका नाम पहले G7 से G8 था और 1997 में इसे G8 पुकारने लगे थे। लेकिन बाद में 2014 में क्या हुआ, यूक्रेन का एक मामला हुआ था। दरअसल वहां पे 14 में क्या हुआ था कि यूक्रेन का एक वो था, प्रायद्वीप था, उस पे जो जिसे कीवी कहा जाता है, वहां से दरअसल ये होता है कि रूस ने उस पे अधिकार कर लिया था। तो इस बात से सभी देशों ने विरोध किया कि आपने ऐसे कैसे किया। तो आखिरकार 2014 में जो कहा जाता है कि रूस जो है वो G8 से निकल जाता है, उसे निकाल जाता है, निकल जाता है, और निकलने के बाद ये फिर G7 बन जाता है। तो 1997 से लेके और 2014 तक जो था वो G8 रहता है, और उसके बाद जो है जब 2014 के बाद इसमें से रूस निकल जाता है तो फिर ये G7 आ जाता है। तो हमने बताया कि G7 क्या है, ठीक है। और G7 की स्थापना 1975 में की जाती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि G7 की जो स्थापना है वो कहां की गई है, तो वो G7 की जो स्थापना है वो जो थी वो 1975 में की गई थी। और कुल जो थे जो कंट्रीज थी 1975 में, वो 5 कंट्रीज जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो यहां तक की हमारी बात हो गई। तो हमने आपको बताया कि G7 क्या है, किस तरह से G8 हुआ था और कितने देश में शामिल हैं, ये डेवलप्ड कंट्री है G7, और हम इसी की बात कर रहे थे और मैं इसी के बारे में मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा था। तो यहां तक कि हमने बात कर ली कि G7 जो था वो क्या है, कौन कौन सी कंट्री है, कौन सा उसमें देश जुड़ा था, कौन सा हट गया, और बहुत सारी विशेषता में से बात कर लेता हूं। चलिए इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा मैं ये साफ कर लेता हूं तो आपको पता लग जाएगा G7 क्या है, क्या कंट्रीज है, क्या विवाद रहा है, अभी हाल में इनका जो सम्मेलन हुआ कहां पे हुआ था और इसकी क्या कहानी रही थी, इन पे बात करते हैं अभी, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए। देखिए G7 की मैं अगर बात करूं तो G7 जो है हमारा ग्रुप ऑफ द 7 कंट्रीज, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज है, ये भी ध्यान रखना। जो G7 है हमारा ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज है, ये मान लीजिए आप, डेवलप्ड कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज है। और वे कौन कौन सी पता लग गया आपको, कनाडा है, अमेरिका है, रूस तो इसमें बाहर कर दिया गया, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, और उसके बाद मैंने बताया था आपसे कि वहां पे जर्मनी है, जापान है, इटली है, ये ध्यान रखना। और मैं 2-3 बातें और बताना चाहूंगा आपको, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, वो तो बाद की बात है, पहले थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो क्या कही जाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे G7 कहा जाता है, आपने भी पढ़ा। फिर ये वाली बात सुनिएगा कि G7 की क्या खास बात है। देखिए ये इतना बड़ा संगठन है कि कहीं ना कहीं इसमें एक यूरोपीय संघ जो है वो भी शामिल है। आपसे पूछा जाएगा कि G7 में कौन सा संघ शामिल है, तो यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, यूरोपीय संघ भी शामिल है, ये भी ध्यान रखना, प्लस यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है, ये भी आप ध्यान रखना मेरे बच्चे। और दूसरी चीज आज बताता हूं मैं आपको, साथ साथ मैंने आपको एक फंडा दिया था अभी, BFG, यहां पे 2 कंट्रीज है, ये मैंने बताया था, कनाडा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, वो जर्मनी, जापान और इटली। और मैंने कहा था रूस जो है वो 1997 में इसके साथ जोड़ा गया था और 2014 में जो है रूस को यहां से G8 से निकाल दिया गया था। अब एक जो कंट्रीज है G7 बचती है। लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको जर्मनी है और यहाँ पे जापान है, और नेक्स्ट जो आई इंडिकेट कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जे इंडिकेट जर्मनी जापान को कर रहा है, और आई इंडिकेट के इटली को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि वो आई क्या दिखा रहा है, वो इटली को दिखा रहा है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो अगला सम्मेलन होगा 2022 का होगा वो जर्मनी में होगा, 2023 का सम्मेलन वो कहां होगा, वो जापान में होगा, और जो 2024 का सम्मेलन होगा G20 जो G7 का वो इटली में होगा। तो ये अगले 3-4 साल के जो सम्मेलन है वो भी आपको क्लियर होगी होंगे, यानी कि आपको इस फंडे से क्लियर होगी होंगे। और दरअसल इसका कोई सचिवालय तो होता नहीं है जहां पे इसका सम्मेलन होता है, जहां पे इसका सम्मेलन होता है वहीं के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे 2021 में भी ब्रिटेन में हुआ था, तो वहां के जो लंदन है वो लंदन में जगह पड़ती है क्रोनवेल, तो वहां पे जो है इसका सम्मेलन हुआ, तो वहां के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उनको जो इसका हेड बनाया गया है।
तो कुल मिला के हमने बात की है कि G7 में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से इसमें संघ जुड़े हुए हैं, और फिर मैंने ये भी बताया कि इसमें से रूस कैसे बाहर निकाल दिया था, और उसके बाद इसे कब जोड़ा गया था, G8 कब रहा है, G7 कब रहा है। दो तीन बातें और बताऊंगा मैं G7 से बहुत इंपॉर्टेंट। 1975 में जो है G7 की स्थापना जो है मानी जाती है। दूसरी चीज बात है कि जो G7 है उसकी एक दो विशेषता है, जैसे क्या, वर्ल्ड की टोटल जितनी भी जीडीपी है, ये मान लीजिए आप, वर्ल्ड की जितनी भी टोटल जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका, इन G7 के पास में लगभग 40% से ज्यादा वर्ल्ड की जीडीपी है इसके पास, 7 कंट्रीज के पास। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, और वर्ल्ड की जितनी भी जनसंख्या है, वर्ल्ड की टोटल जनसंख्या का कितना, 10% G7 कंट्रीज के पास है। तो यह तक, यहां तक की हमने बात करी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, और इससे रिलेटेड काफी बातें हम लोगों ने कर ली है और भी करते रहेंगे। चलिए अब हम ये बताते हैं कि 2022 का कहां होगा, वो जर्मनी में होगा। 2023 का सम्मेलन कहां पे होगा, वो जापान में होगा। और 2024 का सम्मेलन वो इटली में होगा। लेकिन सर आप ये बताइए कि 2020 का कहां पे होगा। दरअसल 2020 का जो सम्मेलन है वो यूनाइटेड अमेरिका में होना था। लेकिन यूनाइटेड अमेरिका, यूएसए की मैं बात कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा था, वो 2000 जो था वो 2020 में होना था। लेकिन वो दरअसल कोविड-19 जो एपिडेमिक आ गई थी उसकी वजह से वो कैंसिल करना पड़ा, और फिर जो 2020 में सम्मेलन नहीं हो पाया। तो इस साल जो अगर बात करें 2021 में जो सम्मेलन हुआ है वो कहां पे हुआ है, तो 2021 का जो सम्मेलन हुआ है वो कॉर्नवेल में हुआ है। कॉर्नवेल कहां पड़ता है, लंदन में जो पड़ता है। कॉर्नवेल जगह है जो लंदन पड़ती है, और ये कहां है, तो ये ब्रिटेन में है। आप ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा ये कब हुआ था। ये लगभग 12 को, लगभग 13 जून 2021 को जो है ये कॉर्नवेल लंदन में ब्रिटेन में हुआ था। तो इसकी मेजबानी जो है ब्रिटेन ने की थी 2021 की। आपसे पूछेगा, आप क्वेश्चन ये आता है कि इसमें किस किस बात पे ध्यान दिया गया था और कौन कौन सी बातें इसमें की गई थी। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं और इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप सब ध्यान रखेंगे। और अब 2-3 बातें मैं जो है विशेष बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो G7 से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। G7 का लेक्चर है। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज है, स्थापना कब होती है, कौन सा लास्ट डे जुड़ा था, फिर कौन सा सबसे पहले मतलब इसमें से हट गया था। ये वर्ल्ड की जीडीपी की टोटल 40% जीडीपी को दिखाता है, और वर्ल्ड की जनसंख्या का 10% हिस्सा जो है वो अब भी G7 के पास है। इतना बात समझ लीजिएगा। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई। और टोटल अगले 4 साल के सम्मेलन मैंने दिखा दिए कि 2024 तक G7 का जो सम्मेलन होगा वो कहां पे होगा, वो इटली में होगा लास्ट टाइम। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे कंट्रीज जो है वो मेजबानी करती रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 2021 के जो सम्मेलन हुआ था G7 ब्रिटेन लंदन में कॉर्नवेल में, हम उसकी बात करते हैं। तो यहां तक की बातें हो गई। चलिए बढ़िया है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा है टॉपिक ये वाला G7, आप इसे तैयार रखिएगा। अब बात होती है 2021 का जो G7 सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था, वो लंदन में हुआ था। और लंदन में कहां हुआ था, वो कॉर्नवेल में हुआ था। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी कंट्रीज आती है, तो मैंने पहले बता दें कि यहाँ पे 7 कंट्रीज है जो सारी डेवलप्ड कंट्रीज है। डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती है, मैंने कहा जिन लोगों की जो ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है वो कहीं ना कहीं वहां की जीडीपी से कहीं ज्यादा होता है। इतने में समझ लीजिएगा। तो इनके शॉर्ट में कहेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वे कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज होती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज की एक बड़ी खास बात है कि इनकी जो ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है वहां की जीडीपी से। वहां की जीडीपी से कहीं ना कहीं वो ज्यादा होता है। अगर ये कंडीशन है किसी कंट्री में तो वो डेवलप्ड कंट्रीज बन जाती है। और ये 7 की 7 कंट्रीज जिनकी मैं बात कर रहा हूं ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बाकी अब क्वेश्चन ये भी आता है क्या 7 देशों के अलावा और यूरोपियन संघ के अलावा क्या और भी कंट्रीज को G7 में बुलाया गया था? बिल्कुल, यानी कि ऐसी 4 कंट्रीज है जिन्हें और इनवाइटेड किया गया था। यानी कि इनवाइटेड जो थी वो 4 कंट्रीज थी जिन्हें बुलाया गया था इस सम्मेलन में। और उसमें कौन है? भारत का नाम बिल्कुल मेन है। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया है, और नेक्स्ट साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है। तो कुल मिला के 4 कंट्रीज को G7 में और इनवाइट किया गया था।
लेकिन भारत की बात करें तो भारत के जो यहाँ पे कोविड-19 चल रहा है और यहाँ ब्लैक फंगस की बीमारी है, कि वैसे यहाँ पे इतनी इमरजेंसी के हालात चल रहे हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी वो नहीं जा सके वहां तक, और उन्होंने वर्चुअल ही जैसे ऑनलाइन जो है वो संबोधन किया इस पूरे सम्मेलन को। और ऐसा उन्होंने एक मंत्र दिया, उसमें ये भी जाना जाता है, ये भी कहा जाता है कि जब मोदी जी ने संबोधन किया तो काफी लोग जो थे वहां के जो राजनेता थे वो बहुत प्रसन्नचित्त हुए कि चलो ठीक है मोदी जी नहीं आ सके, लेकिन वर्चुअली उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया तो उन्होंने वहां पे एक मंत्र दिया था भारत वालों ने। उन्होंने कहा था कि वन अर्थ, ये पूरी दुनिया जो है एक पृथ्वी है, और यानी कि वन हेल्थ। यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि जो हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस सम्मेलन में उन्होंने एक महामंत्र दिया था, ये मान लीजिएगा। उन्होंने कहा कोविड-19 से अगर बचना है और पूरी दुनिया को बचना है तो हमें यह समझना होगा कि पूरी दुनिया जो है वन अर्थ और वन हेल्थ का जो हमारा सिस्टम है, मंत्र है, उसको अपनाना होगा, और तभी हम कोविड-19 जैसी महामारी से और जो पैंडेमिक बन चुकी है उससे हमें लड़कर, मतलब उससे अगर हमें छुटकारा मिलेगा तो पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सब मोदी जी ने अपने जो एड्रेसिंग रहा है इस समय में वो बात बताई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि विशेष इस समय में होता क्या, कौन कौन सी योजनाएं इसमें प्रेजेंट की जाती है, किस पे बातें होती है। और देखिए बहुत सारी चीजें होती है, मैंने कहा ना, यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन के बीच बहुत पहले कहा जाता है 1940 का जो दशक रहा है, वहां पे अटलांटिक संधि हुई थी, बड़ी फेमस संधि थी, और दोबारा से उसे रिन्यू करने की बात की गई, जो ब्रिटेन अमेरिका के बीच में की गई थी, अटलांटिक डिक्लेरेशन था वो वाला, उसमें भी बातें हुई है, उसमें भी साइन हुए, ऐसी बात नहीं है। तो अब बात चलती है, हम बिल्कुल खास खास बातों पे आएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। तो G7 का जो 2021 का जो सम्मेलन था लंदन का, उसकी हाइलाइट्स क्या रही है, उसकी मेन बिंदु थे वो क्या रहे थे, हम उस पर बात करते हैं। पहले मेन बिंदु ये रहा कि चीन का जो चाइना का BRI चल रहा है उसका विरोध किया गया था। इसमें कहीं ना कहीं चाइना का जो BRI है, जिसे बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जिसे वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। और इसका विरोध किया गया कि ठीक है, ये जो जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, और जो एशिया की कंट्री है उनकी तरफ से उनको कुछ भी हो जाए कुछ कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब कहीं ना कहीं बाइडेन के आ जाने से कहीं ना कहीं एक नई जो आशा है, नई किरण है, जो पूर्वी ऐसे कंट्रीज है उनके लिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जागी है। उन्होंने कहीं ना कहीं साउथ जो हमारा पैसिफिक ओशन है या हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, वहां पे भी जो चाइना की खलबली उसको रोकने की बात की गई है। तो कुल मिला के अब जो अमेरिका बाइडेन के नेतृत्व में वो आगे बढ़ेगा और पूर्वी एशिया के साथ जो संबंध थे, जो मधुर संबंध है, उनको दोहराएगा और चाइना की जो मोनोपोली है उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। और इसी का सिलसिला उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और लंदन में जब G7 का बैठक हुआ तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले कहा गया कि चाइना की जो एक ग्लोबल योजना है वो आप जानते होंगे, यानी कि वन बेल्ट वन रोड है, यानी कि पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप अफ्रीका को एक बेल्ट से जोड़ना है, यानी कि एक रोड से जोड़ना है। और इसकी जो योजना है उसे कहा जाता है BRI कहा जाता है, और बेग फुल फॉर्म है यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को सड़कों से, जलमार्गों से, है ना, पूरी तरह से यातायात से जोड़ दिया जाएगा और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं पूरे यूरोप महाद्वीप को और पूरे अफ्रीका को और पूरी एशिया को, जितने भी कंट्रीज उन पर अपना होल्ड बनाने के लिए चाइना की ग्लोबल जो योजना है ये बहुत ज्यादा किफायती योजना उसके लिए। तो इसका सामना करने के लिए, BRI का विरोध करने के लिए इसमें एक योजना, यानी कि G7 का जो सम्मेलन 2021 का हुआ, इसमें एक योजना प्रेजेंट की गई जिसका नाम है B3W कहा गया इसे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा जाएगा कि जो B3W ये क्या है। ये है बिल्ड, यानी कि बिल्ड योजना है, बिल्ड है, एंड यहाँ पे कहा गया बिल्ड है, और यहाँ पे जो है B3 के 3 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत फेमस है, बिल्ड बैक एंड बेटर वर्ल्ड। यानी कि ये योजना जो है G7 में बताई गई है। यानी कि B जो 3 है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है बिल्ड, यानी कि बिल्ड बैक और बेटर वर्ल्ड। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो G7 है वो B3W पे काम करेगा, इस योजना पे काम करेगा। और इसके लिए कहा उन्होंने कि हम लोग लगभग पूरी तरह से रोड मैप तो इसका तैयार नहीं हो पाया कि क्या कैसे काम किया जाएगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, किस तरह से लोग देशों को जोड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने इसके लिए हामी भर दी है
वैसे तो बीआरआई के लिए तो भारत बहुत ही ज्यादा विरोध करता रहा, 2013 से लगातार विरोध कर रहा है जब से। और जो पॉक है यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहां से भी जो है वो बीआरआई की रोड जो है निकाली गई थी, तो उसका भी भारत ने विरोध किया था। और भारत बीआरआई जो चाइना की बीआरआई जो योजना है उसमें कभी शामिल नहीं हो सका। लेकिन ओपनली जब G7 में ये बात कही गई कि B3W का जो है हम योजना बना के लाएंगे और इसमें पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, और जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का जो डेवलपमेंट होगा इसके साथ में हर देश को उसके साथ जोड़ा जाएगा, तो भारत ने इसके बिना देखे, इसके रोड मैप के बिना सूचना के ही भारत ने इसके लिए हामी भर दी। तो मैं आपको बताऊंगा कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कैसे किया जाएगा। और इसकी बात है यहाँ पे क्या है कि इसके लिए 40 ट्रिलियन जो अमेरिकन डॉलर है वो खर्च किए जाएंगे। और कहा कि 2035 तक जो है यानी कि ये योजना हमारी पूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये बीआरआई को रोकने के लिए एक योजना प्रेजेंट की। इसके अलावा कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा कि इसके अलावा जो B3W के अलावा जो बात हुई है इस सम्मेलन में, वो क्लाइमेट चेंज पे भी बात हुई है, यानी कि CC क्लाइमेट चेंज पे भी बात हुई है कि किस तरह से हमें जलवायु को परिवर्तन को रोकना है और किस तरह से बायोडायवर्सिटी को बचा के रखना और हमारे इकोसिस्टम को किस तरह से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, इस पे भी बात हुई है। दूसरी चीज एक और हुई है यहाँ पे, फेमस हुआ है कि जो ताइवान का जो स्टेट है, ताइवान की जो जल संधि है उस पर भी बात हुई, किस तरह से जहां दक्षिण चीन सागर जो और दक्षिण चीन सागर में और दक्षिणी जो चीन सागर है और पूर्वी चीन सागर, उसमें किस तरीके से चाइना ने अपना एक अधिकार करा, उस पर भी काफी बातें हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे मेन जो है इस जो सम्मेलन हुआ था उसमें B3W की बात की गई है, क्लाइमेट चेंज की बात की गई है और कोविड-19 जो महामारी है इसको रोकने पे भी बात हुई है। तो कुल मिला के CC पे बात हुई है, कोविड-19 की रोकथाम पे बात हुई है और उसके बाद ताइवान स्टेट पे बात हुई है और चाइना की जो पॉलिसीज हैं दुनिया के लिए जो मोनोपोलिस लेकर आ रहा है उसके खिलाफ भी बातें हुई है। तो कुल मिला के अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, पूरी दुनिया में एक कहीं ना कहीं एक सामरिक रूप से उन्होंने एक विवाद जो कह सकते हैं कि एक तरह से जो समझौता है वो स्टार्ट कर दिया है और उनकी यात्रा जो है काफी अहम रहेगी। सबसे पहले उन्होंने G7 में जा रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लास्ट का जो उनका टूर होगा वो रूस के साथ होगा, उनका जो दौर होगा, उनकी जो बैठक होगी, उनकी यात्रा है वो रूस के साथ समाप्त होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बाइडेन एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं और जो पिछले 4 साल की कमियां थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की कमियां रही थी, जो ग्लोबलाइजेशन में उनके जो कहते हैं कि पार्टनरशिप की कमी रही थी, उसको फायदा उठा के चाइना ने काफी अपना अहम रोल दिखाया पिछले 4-5 सालों में। लेकिन अब कहेंगे बाइडेन के आ जाने से कुछ आशाएं भारत की जागी है और भारत के प्रति जो उनकी लगन है, सहानुभूति है या मान लीजिए उनकी जो कहते हैं मित्रता है वो देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के ये सम्मेलन भारत के लिए काफी अच्छा रहा और कोविड-19 की जो महामारी है इससे भी निपटने में बातें हुई हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात हुई है, ताइवान से रिलेटेड बात, ताइवान की जो जल संधि स्टेट है उसके लिए उसमें भी बातें हुई हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जो हलचल हो रही है उसमें भी बातें हुई हैं और कहीं ना कहीं बात की जाए कि चाइना की बीआरआई जो पॉलिसी है उस पर भी बात हुई है और उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं सबसे मेन जो योजना रही इसकी वो B3W मानी जाती है, जो G7 की मानी जाती है। चलो कोई नहीं, इसके साथ ही जो मैं ये कहानी है आपकी समाप्त करता हूं और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे और आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और किस तरीके से आपको और जो है सुधार की जरूरत है, तो मुझे बताइएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।